आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम पुणे एक नई क्लास थर्मोडायनेमिक्स की काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 31 लेकर आए हैं। ठीक है, आपको जैसे कि आपको पता है 2 या 3 पार्ट से अपन यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया आपके बीएससी बीएड के अंदर। तो आज अपन इसके अंदर कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ जो अपन ने कल पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था अपन ने कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, मतलब 30 वाला एपिसोड। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, उसी से अपने पास थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट नियम आया था। ठीक है, फिर उसके कुछ अपने एप्लीकेशंस पढ़े थे फर्स्ट नियम के। आज एक क्वेश्चन और बाकी जो मैं आपको करा देता हूँ कि एक निकाय, क्वेश्चन है आपका, एक निकाय 2 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण कर 2 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण कर 2 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण कर 500 जूल कार्य करता है। 500 जूल कार्य करता है तो निकाय की इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आइए अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब अपन को क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है उसके अनुसार अपने को सोल्व करना है। ठीक है, 2 किलो कैलोरी 2 × 10³ कैलोरी। ठीक है, तो गिवन क्या क्या चीज़ है। गिवन आपको एक निकाय ऊष्मा का अवशोषण यानी डेल क्यू बराबर 2 किलो कैलोरी। ठीक, जैसा कि अपने को पता है। आप चाहो तो इसको और चेंज कर दो। कैसे कि डेल क्यू बराबर 2 × 10³ कैलोरी। किलो को अपन 10³ लिखते हैं, 2 × 10³ कैलोरी। या आप इसको जूल में बदलोगे तो आपकी हो जाएगी डेल क्यू बराबर 2 × 10³ × 4.2। पता अपन कैलोरी को जूल में कर देते हैं तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जूल। या फाइनली आपका हो जाएगा डेल क्यू बराबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8.4 × 10⁻³ जूल। ठीक है, डेल क्यू हो गया। एक आपको दे रखा है डेल डब्ल्यू बराबर 500 जूल। दोनों दे रखे आपको, एक तो डेल डब्ल्यू दे रखा है, एक आपको डेल क्यू दे रखा है। अब अपने को पता है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो अपन जानते हैं कि हम जानते हैं डेल क्यू बराबर क्या होता है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये होता है कि ऊष्मागति के प्रथम नियम से किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किए गए कार्य के योग के तुल्य होते हैं। तो यहाँ से डी यू बराबर क्या हो जाएगा, डी यू बराबर डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। दोनों का मान पुट कर दीजिए आप। तो डी यू बराबर डेल क्यू का मान है 8.4 × 10⁻³ माइनस 5 × 10⁻² जूल। 500 को मैंने क्या लिख दिया, 5 × 10⁻² जूल। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा डी यू बराबर 79 × 10⁻² जूल आंसर। ठीक है, बस ऐसे इस प्रकार अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। तो उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको समझ सकते हो कि एक निकाय, क्वेश्चन अपना ये था, डेल क्यू आपको कितना दे रखा था, 2 किलो कैलोरी। इसको अपन ने कैलोरी में बदला तो 2 × 10³ हो गया। वह वापस डेल क्यू बराबर कैलोरी को जूल में बदला तो 4.2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो फाइनली ऊष्मा का जो अवशोषण हो रहा है वो कितना हो गया, 8.4 × 10⁻³। ठीक है, और किया गया कार्य कितना दे रखा, 500 जूल। तो अपने को निकाला आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, वही ऊष्मा गति का प्रथम नियम लगाया और इस प्रकार अपन इसका सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद अपना स्टार्ट हो जाएगा हीट इंजन क्या होता है, ऊष्मा इंजन अपन पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। तो चलो आइए, आज का अपना टॉपिक हो जाएगा आज का टॉपिक है अपना उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस।
डेफिनेशन पूछता है आपको हमेशा उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को समझाइए। उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल REVERSI, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? तो इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय ऐसा सिस्टम जिसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरता हुआ पुनः ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। विभिन्न अवस्था से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, या अथवा पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, अथवा इसी का जस्ट अपोजिट, अथवा विपरीत दिशा में लगाने पर भी, विपरीत दिशा में लगाने पर भी वही अवस्था प्राप्त होती है जो कि पहले वाले क्रम हुई। वही अवस्था प्राप्त होती हैं जो कि पहले वाले प्रक्रम में हुई। ठीक है, वही अवस्था प्राप्त होती हैं जो कि पहले वाले प्रक्रम में हुई, तो वह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। वह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है हीट इंजन। इसके एग्जाम्पल अपन क्या दे सकते हैं? हीट इंजन यानी ऊष्मा इंजन और कार्नो साइकिल। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछते हैं। क्या डेफिनेशन है उत्क्रमणीय प्रक्रम की? कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरता हुआ, बहुत सारी अवस्था पार करेगा, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, अथवा विपरीत चले, 1 2 3 से चला या उल्टा चले, अथवा विपरीत दिशा में लगाने पर भी वही अवस्था प्राप्त होती है जो कि पहले वाले प्रक्रम में हुई, तो वह प्रक्रम आपका क्या कहलाता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट अभी अपन पढ़ेंगे। हीट इंजन क्या होता है और कार्नो चक्र क्या होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे? आइए ऐसे एक ग्राफ बनाए। जैसे कोई पहली अवस्था ए थी, उससे वो बी पर पहुंचा, ठीक है, बी से वो सी पर पहुंचा, और सी से वो डी पर पहुंचा, और डी से पुनः ए पर चला गया। समझ में आया? ए से बी, बी से सी, सी पर डी। अभी अपन पढ़ेंगे ऊष्मा इंजन और कार्नो चक्र, आपके बड़े बड़े टॉपिक है, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा ये। या उल्टा देखें, ए से डी पर गया, डी से सी पर गया, सी से बी पर आया, वापस ए पर आ गया। चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, इसकी साइकिल कैसे भी चले, ये घटना आपकी कहलाती है उत्क्रमणीय प्रक्रम। इसी का उल्टा है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या हो जाएगा? कि विपरीत दिशा में लगाने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना आए। ठीक है, तो एक डेफिनेशन लिखेंगे अपन, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अगली डेफिनेशन हो जाएगी अपने पास
अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, जिसका जस्ट उल्टा हो जाएगा उत्क्रमणीय का, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अनुत्क्रमण प्रक्रम परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय को, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय को, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय को विपरीत दिशा में लगाने पर, जिसमें निकाय को विपरीत दिशा में लगाने पर, मतलब इसकी पहले वाली दिशा तो सही है, पहले वाली दिशा सही है, लेकिन उल्टा लगाने पर ये काम नहीं करेगा। जैसे पहला कि पहली अवस्था से अंतिम अवस्था तक गया, पुनः पहली अवस्था तक आया, ये तो ठीक है, लेकिन अंतिम से वापस वो फर्स्ट स्टेज पर नहीं आ सकता विपरीत दिशा में, ठीक है। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय को विपरीत दिशा में लगाने पर निकाय उसी अवस्था से नहीं गुजरता है, पर निकाय उसी अवस्था से, निकाय उसी अवस्था से नहीं गुजरता है, निकाय उसी अवस्था से नहीं गुजरता है, तो वह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा। तो वह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, तो वह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया रेफ्रिजरेटर। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये हो गया। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय को आपने विपरीत दिशा में लगाया तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में या उसी अवस्था से नहीं गुजरेगा। रेफ्रिजरेटर कैसे समझते हैं? स्टार्टिंग करते हैं, रेफ्रिजरेटर आपका गर्म होता है, ठीक है, फिर आपने इसको ऑन किया तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है और वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। फिर आपने इसको बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? गर्म से वापस ठंडा हो जाएगा। या इसका उल्टा कीजिए, आप इसको बंद रहने दीजिए, क्या वो बंद पड़े पड़े ठंडा हो जाएगा? क्या नहीं होगा। बस वही चीज़ें यहाँ पर होती। तो ये दो डेफिनेशन थी, बहुत काम की। रेफ्रिजरेटर को अपन पहले पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ेंगे ऊष्मा इंजन और कार्नो इंजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर चलता है। अलग अलग अवस्था से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ये क्रिया कहलाएगी आपकी, ठीक। तो चलो आइए, आपका टॉपिक हो जाएगा हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। अच्छा टॉपिक है ये भी। ये दोनों परिभाषा आपको पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसे कैसी आपको लिखनी जैसे मैंने आपको लिखा है। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होगा और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होगा। अपना टॉपिक हो जाएगा ऊष्मा इंजन, हीट इंजन। टॉपिक क्या हो जाएगा अपना? ऊष्मा इंजन यानी हीट इंजन, हीट इंजन, ठीक है। हीट इंजन, ऊष्मा इंजन क्या होगा? तो इसके अंदर चलो आइए अपन पढ़ेंगे कि ऐसी युक्ति जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करे। ऐसी युक्ति जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में, ऐसी युक्ति जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करे। ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करें, ठीक है। ऊष्मा इंजन का रोल क्या है कि जो ऐसा मशीन होगा या ऐसा इंजन होगा जो ऊष्मा को किस में चेंज करता है? ऊष्मा को यांत्रिक कार्य के अंदर चेंज करता है। ये कहलाता है आपका हीट इंजन, ठीक है। इसमें 3 भाग होते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। नंबर 1 ऊष्मा सोर्स, ऊष्मा स्रोत, तीनों अपन पढ़ेंगे, ठीक है, यानी हीट सोर्स हो जाएगा। दूसरा है आपका जहां पर कार्य होगा यानी कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ। और तीसरा होगा एनर्जी सिंक, हीट सिंक, ऊष्मा सिंक, ठीक है। ये अपन 3 चीजें पढ़ेंगे अपन, ध्यान रखिएगा।
ऊष्मा इंजन पढ़ रहे हैं। ऊष्मा इंजन का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंजन या ऐसी युक्ति जो ऊष्मा को किस में चेंज करेगी, कार्य के अंदर, कुछ मशीनों के द्वारा मैकेनिकल वर्क के अंदर चेंज करती है। इसमें 3 भाग होते हैं, इसके ऊष्मा इंजन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? ऊष्मा स्रोत जहाँ से अपन ऊष्मा ग्रहण करेंगे जैसा कि अपने को पता है, और कार्यकारी पदार्थ जहाँ पर कार्य होता है, और बाद में बची हुई ऊष्मा अपन किसको निष्कासित करते थे? सिंक को निष्कासित करते हैं। तो आइए अपने को ये तीनों पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। इसमें डायग्राम बनाते हैं अपन। ये ऐसे अपना डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद अपन यहाँ पर नीचे सिंक बना देंगे। ये यहाँ पर अपन किसको निष्कासित कर देंगे? सिंक को निष्कासित कर देते हैं, ठीक है। ऐसे अपना डायग्राम बनेगा। और यहाँ पर ये कार्यकारी पदार्थ है W। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना W कार्यकारी पदार्थ। यहाँ से अपन Q1 ऊष्मा ग्रहण करेंगे, और यहाँ पर W कार्य होगा। W क्या हो गया आपका? कार्यकारी पदार्थ, जहाँ पर कार्य होगा यहाँ पर, और बाद में Q2 ऊष्मा अपन सिंक को निष्कासित कर देते हैं, ठीक है। Q2 अपन किसको निष्कासित कर देंगे? ऊष्मा सिंक। ये नीचे क्या हो जाएगा आपका? ऊष्मा सिंक, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? T2 होता है, T2 केल्विन, ठीक है। और ऊपर होता है ऊष्मा स्रोत। वही चीज़ें जो अपन ने पहले स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? T1 केल्विन, ठीक है। T1 केल्विन से अपन Q1 ऊष्मा लेंगे, फिर यहाँ पर W कार्यकारी पदार्थ होगा, और बाद में अपन ऊष्मा किसको निष्कासित कर देंगे? सिंक को निष्कासित कर देते हैं। तो चलो आइए अपन तीनों के बाद पढ़ते हैं। नंबर 1 ऊष्मा स्रोत। पहला क्या है आपका? ऊष्मा स्रोत, ठीक है, हीट सोर्स। इसके अंदर अपन लिखेंगे ऊष्मा स्रोत। हीट सोर्स में अंदर क्या होता है? ये ऊष्मा भंडार होता है, इसके अंदर बहुत सारी ऊष्मा होती है ना। ये है, आपको ऐसे लिखना है ना, बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ये है ऊष्मा भंडार होता है, ठीक है। भंडार का मतलब क्या है? जिसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोरेज हो, मतलब वहाँ से अपन कुछ ऊष्मा ले भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऊष्मा भंडार होता है। इसकी ऊष्मा धारिता अनंत होती है। इसकी ऊष्मा धारिता अनंत होती हैं, ठीक है। इसकी ऊष्मा धारिता क्या होती हैं? अनंत होती हैं, और ताकि इससे ऊष्मा लेने पर भी इसका ताप नियत बना रहे, ताकि इससे ऊष्मा लेने पर भी, ताकि इससे ऊष्मा लेने पर भी इसका ताप नियत बना रहे, इसका ताप नियत बना रहे, ठीक है। ये हो गया आपका ऊष्मा स्रोत। समझिए आप कि यह ऊष्मा भंडार होता है, ठीक है। इसके अंदर ऊष्मा धारिता क्या होती है? अनंत होती है, बहुत ऊष्मा भरी होती है, और ताकि इससे ऊष्मा लेंगे तो भी इसका ताप नियत बना रहेगा, मतलब टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं होगा, अपन कितनी भी ऊष्मा क्यों ना ले लें, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड है यांत्रिक व्यवस्था एवं कार्यकारी पदार्थ। यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ हो रहा है। सेकंड है आपका यांत्रिक व्यवस्था, यांत्रिक व्यवस्था, या इसी को अपन बोलते हैं कार्यकारी पदार्थ, जहाँ पर प्रोसेस होगी आपकी कार्यकारी पदार्थ, ठीक है। कार्यकारी पदार्थ के अंदर क्या होता है? यहाँ पर कार्य हो रहा है, तो कार्य के लिए अपन ऐसे लिखेंगे कि ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए
ठीक है। ऊष्मा को अपन किस में चेंज करें, कार्य में। तो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए यांत्रिक व्यवस्था के रूप में, यांत्रिक व्यवस्था के रूप में ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए यांत्रिक व्यवस्था के रूप में एक खोखला सिलेंडर लेते हैं, एक खोखला सिलेंडर लेते हैं, एक खोखला सिलेंडर लेते हैं जो ऊष्मा ग्रहण कर उसे गति प्रदान करता है, जो ऊष्मा ग्रहण कर उसे गति प्रदान करता है, उसे गति प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यांत्रिक व्यवस्था और कार्यकारी पदार्थ के रूप में अपन क्या लेते हैं, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना। तो वहाँ पर अपन यांत्रिक व्यवस्था के रूप में एक खोखला सिलेंडर लेंगे जो ऊष्मा ग्रहण कर उसे गति प्रदान करेगा। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। अब बचा हुआ तीसरा पार्ट, ऊष्मा सिंक। नंबर थर्ड हो जाएगा एनर्जी सिंक, ऊष्मा सिंक। ऊष्मा सिंक, ठीक है। तो ऊष्मा सिंक के अंदर क्या हो जाएगा, वही आगे का प्रोसेस कि यह भी ऊष्मा भंडार होता है, बस हल्का सा उससे, ये दोनों ऊष्मा भंडार बन, इसका टेम्परेचर हल्का सा इससे कम होता है। ध्यान रखिएगा T1 ज़्यादा रहेगा हमेशा T2 से। तो यह भी ऊष्मा भंडार होता है, यह भी ऊष्मा भंडार होता है, ठीक है। यह भी ऊष्मा भंडार होता है जिसका ताप ऊष्मा स्रोत के ताप की अपेक्षा कम होता है, जिसका ताप ऊष्मा स्रोत के ताप की अपेक्षा, ऊष्मा स्रोत के ताप की अपेक्षा कम होता है, जिसका ताप ऊष्मा स्रोत के ताप की अपेक्षा कम होता है। इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है, इसकी ऊष्माधारिता भी क्या होती है, इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती हैं। ठीक है, इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है ताकि इसमें अनुपयोगी ऊष्मा को निष्कासित करने पर, ताकि इसमें अनुपयोगी ऊष्मा को निष्कासित, ठीक है, अनुपयोगी ऊष्मा को निष्कासित करने पर भी ताप नियत बना रहे, निष्कासित करने पर भी ताप नियत बना रहे। ठीक है, अब देखिए आप थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है, तब जाके अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊष्मा सिंक क्या होती है, यह भी ऊष्मा का भंडार है, बस फर्क इतना सा कि इससे हल्का सा ये कम होता है। ठीक है, इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है ताकि आप इसमें बची हुई जो अनुपयोगी ऊष्मा जो काम नहीं आ रही उसको अगर आप इसके अंदर डाल दोगे, निष्कासित करोगे, तो भी इसका टेम्परेचर नियत ही बना रहेगा। ठीक है, अब ये चीज़, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको न्यूमेरिकल पूछे तो जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा वो आपका इसका लेना। जैसे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि एक ऊष्मा स्रोत से एक कोई पदार्थ 20 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा लेता है और 10 डिग्री सेल्सियस सिंक को निष्कासित कर देता है, मतलब तो 20 डिग्री सेल्सियस T1 हो गया और 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, T2। लेकिन अगर ऐसे आपको क्वेश्चन दे देता है कि एक ऊष्मा इंजन 50 डिग्री सेल्सियस व 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है, तो अब आप ध्यान रखिएगा 50 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर ज़्यादा वो T1 का मान होगा और जो टेम्परेचर कम हो वो किसका मान होगा, T2 का मान होगा। ठीक, तो इस प्रकार अपना अलग अलग 3 जगह प्रोसेस होगा
और ऐसे अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। ऊष्मा स्रोत लिखा दिया क्या होता है, फिर उसके बाद कार्यकारी पदार्थ, यहाँ पर कार्य होगा जो ऊष्मा को कार्य में बदला जाएगा, फिर होता है ऊष्मा सिंक जिसके अंदर बची हुई अनुपयोगी ऊष्मा को अपन क्या कर देते हैं, इसके अंदर निष्कासित कर देते हैं। अब आइए इसका प्रोसेस कैसे होता है, कार्यविधि। अब अपन लिखेंगे इसकी कार्यविधि, इसका प्रोसेस कैसे होगा। अब हो जाएगा अपने पास मेथड इसका है ना, कार्यविधि। मेथड कैसे होगा इसका, मेथड किस प्रकार ये प्रोसेस करेगा। चलो आइए इसके अंदर अपन लिखेंगे कि उपरोक्त व्यवस्था में कार्यकारी पदार्थ, उपरोक्त व्यवस्था में कार्यकारी पदार्थ उच्च ताप T1 केल्विन पर ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है, ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है। यांत्रिक व्यवस्था द्वारा इसका कुछ भाग, यांत्रिक व्यवस्था द्वारा इसका कुछ भाग, जैसा कि अपने को पता है इसका कुछ भाग है ना, ऊष्मा का कुछ भाग क्या हो जाएगा, उपयोगी कार्य W में परिवर्तित होता है। इसका कुछ भाग उपयोगी कार्य W में परिवर्तित होता है। इसका कुछ भाग उपयोगी कार्य W में परिवर्तित होता है और शेष ऊष्मा क्या बच गई आपकी, Q2 किसके बराबर हो जाएगी, Q2 बराबर शेष ऊष्मा Q2 जो किसके बराबर हो जाएगी, शेष ऊष्मा Q2 बराबर Q1 माइनस W। भाई टोटल ऊष्मा Q1 थी, उसमें से W कार्य हुआ, इसको आप माइनस कर दीजिए तो बची हुई शेष ऊष्मा Q2 किसके बराबर होगी, Q1 माइनस W। तो शेष ऊष्मा Q2 ऊष्मा सिंक में ताप T2 केल्विन, ठीक है, ऊष्मा सिंक में ताप T2 केल्विन पर निष्कासित कर कार्यकारी पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। कार्यकारी पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, ठीक है, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस चलता है। अलग अलग रूप में गया, डिवाइड हुआ और कार्यकारी पदार्थ क्या होगा, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। अतः प्रक्रम का लास्ट में लिखेंगे अपन, अतः प्रक्रम का भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना। भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना। पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना। प्रारंभिक अवस्था में आ जाना। पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना। चक्रीय प्रक्रम, साइकिल प्रोसेस। चक्रीय
प्रक्रम, जिसको हम बोलेंगे साइकिल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट है। किस प्रकार उसमें इंजन होगा और कैसे वो अलग अलग रूप में काम करता हुआ अपनी पूर्व वाली यानी पहले वाली अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आइए अपन इसको शॉर्ट रूप में एक बार और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। कार्यविधि, उपरोक्त व्यवस्था में कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, उच्च ताप T1 केल्विन पर उष्मा स्रोत से क्या लेगा, Q1 उष्मा लेता है, और यांत्रिक व्यवस्था द्वारा इसका कुछ भाग किसमें चेंज होगा, उपयोगी कार्य, यांत्रिक व्यवस्था द्वारा इसका कुछ भाग उपयोगी कार्य W में परिवर्तित होता है, और शेष उष्मा क्या बच गई, Q2। Q2 किसके बराबर हो रही, Q1 माइनस W। तो आप चाहो तो यहाँ से W निकाल सकते हो। W किसके बराबर हो जाएगा, W बराबर Q1 माइनस Q2, उपयोगी कार्य हो जाता है। ठीक है, तो Q2 बराबर Q1 माइनस W उष्मा सिंक में ताप T2 केल्विन पर निष्कासित कर कार्यकारी पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। बार बार ऐसे काम होगा। देखो ये गया, यहाँ से उष्मा लिया, यहाँ कार्य किया, बची उष्मा इसको निष्कासित कर पुनः इसके पास चला जाएगा। तो ये चीज़ अपन लास्ट में लिखी कि अतः प्रक्रम का भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना साइकिल प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पूरा क्या हीट इंजन होता है और क्या इससे रिलेटेड अपने सॉल्यूशन होता है। तो आज अपने क्या क्या देखा, आज अपने पढ़ा उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, और एक अपने पढ़ा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के दो एग्जाम्पल है, एक तो है आपका उष्मा इंजन और एक है कार्नो इंजन। उष्मा इंजन आपका कंप्लीट हो गया, इसकी दक्षता अपन अगले वाले पार्ट में देखेंगे, न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे इसके, फिर अपन पढ़ेंगे कार्नो साइकिल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्नो साइकिल दोनों इंपॉर्टेंट है आपके, वैसे दोनों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, अच्छे से पढ़िएगा, आप पूरे नोट्स बना लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे वही, नंबर 1 उत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस किसे होता है उसको समझाइए, उत्क्रमणीय प्रक्रम। फिर सेकंड है आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इरिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, दोनों की परिभाषा लिखनी, किस प्रकार आपका प्रोसेस होता है। और तीसरा है आपका उष्मा इंजन। उष्मा इंजन क्या होता है और इसकी कार्यविधि, मेथड, एंड आप चाहो तो रचना, तीनों चीज़ हो गया। ठीक है, उष्मा इंजन का मतलब क्या होता है, ऐसी युक्ति जो उष्मा को कार्य में परिवर्तित करती है, वो क्या कहलाती है, आपकी उष्मा इंजन कहलाती है। और इसके तीनों पार्ट, उष्मा स्रोत और कार्यकारी पदार्थ, यांत्रिक व्यवस्था अथवा कार्यकारी पदार्थ और उष्मा इंजन, ये तीनों पार्ट आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।